मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंच गए हैं। सीएम धामी दुबई और अबुधाबी में निवेशकों से मुलाकात करेंगे और उद्योगपतियों को उत्तराखंड आने को लेकर आमंत्रित भी करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सीएम धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो दुबई पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, दिसंबर में यहां पर जो समिट होने वाला है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, उसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम धामी जो है, पुष्कर सिंह धामी जो है वो दुबई पहुंचे हुए हैं और सीएम धामी दुबई और अबुधाबी में निवेशकों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ उद्योगपतियों को भी उत्तराखंड आने को लेकर आमंत्रित करेंगे। यानी कुल मिलाकर अब जो ये समिट होने वाला है, इसको लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तैयारी में है। हर जगह तैयारियां हो रही हैं और ज्यादा से ज्यादा निवेशक यहां पर पहुंचे और यहां पर जितना निवेश होगा वो उत्तराखंड के लिए जो है वो फायदेमंद होगा। फिलहाल हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। धनराज गर्ग संवाददाता हमारे देहरादून से। धनराज, लगातार ये तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री धामी जो हैं वो दुबई पहुंचे हुए हैं, खास तौर पर उन निवेशकों को आमंत्रित करने जो यहां पर आए, यहां पर निवेश करें और उत्तराखंड के लिए आने वाले समय में काफी कारगर हो सके। बिल्कुल, देखिए शीतल की दिसंबर माह में उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर अधिक से अधिक इन्वेस्टर आए और यहाँ पर इन्वेस्ट करें। और जिसके लिए आपने देखा होगा कि अभी कई जगहों का दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, दिल्ली का दौरा उन्होंने किया और आपने देखा होगा कि किस तरीके से रोड शो वहाँ किया और जो इन्वेस्टर हैं उनको एक तरीके से आमंत्रित किया है। और आपने देखा भी होगा कि उसका अच्छा रिस्पांस कहीं ना कहीं उत्तराखंड को मिला है कि कहीं 100,000 करोड़ का जो निवेश करने का अनुबंध है वो हो चुका है। और वहीं अब जो दुबई का दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दौरा है, यानी कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंच चुके थे और उनका वहां पर भव्य स्वागत भी किया गया। और अब 2 दिन का और ये दौरा है, यानी कि आज और कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई में रहेंगे और कई रोड शो भी निकालेंगे और वहां पर जो इन्वेस्टर हैं उनको उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी करेंगे। और उसका परिणाम आप देख भी रहे होंगे कि लगातार कहीं ना कहीं उत्तराखंड को इन्वेस्टर समिट के लिए लगातार जो इन्वेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं सराह भी रहे हैं और यहाँ आने के लिए तैयार भी हैं। और देखिएगा कि जो दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होगी तो उससे कहीं ना कहीं कई फायदे उत्तराखंड को होंगे कि जो राजस्व है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसके साथ ही बेरोजगारी भी खत्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर आएंगे, उद्योग लगेंगे तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार लोग हैं उनको एक तरीके से रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, अगर बात करें स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद हैं, तो इन क्षेत्रों की बात करें, उन्होंने पहले भी कहा है कि इस क्षेत्र में भी हम काम करेंगे, चाहे वो यहाँ पर बड़े बड़े विद्यालय या यूनिवर्सिटीज खोलना चाहें। क्या आपको लगता है वाकई में इन दो जो विशेषकर ये 2 क्षेत्र हैं जो काफी ज्यादा बुनियादी हैं लोगों के लिए, खासकर शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, तो इसको भी फायदा पहुंचने वाला है? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि लोगों के जीवन में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे हम शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ही जीवन चलता है। और इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जब उद्योग यहाँ पर लगेंगे तो इस क्षेत्र में भी इस तरीके से जो एक तरीके से कहा जाए कि जो रोजगार है वो भी मिलता हुआ नजर आएगा और लोगों को उसका लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए होती है और इससे कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलेगा, अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिलेगा। और आप देख रहे होंगे कि धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ दुबई गए हैं और वहां पर कई इन्वेस्टरों से बात भी कर रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड के लिए रहा है वो बड़ा ही सराहनीय है, क्योंकि सभी लोग उसकी सराहना करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसकी सराहना कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था उत्तराखंड का, उसमें भी उन्होंने मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई थी। वहीं अमित शाह ने भी उनकी पीठ थपथपाई थी कि इस तरीके से इन्वेस्ट करना अपने राज्य में तो कहीं ना कहीं विकास को बढ़ावा देना है, क्योंकि जब इन्वेस्टर आएंगे तो राजस्व बढ़ेगा और राजस्व बढ़ेगा तो उससे विकास उत्तराखंड का होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, इससे विकास उत्तराखंड का होगा और उत्तराखंड के लोगों के लिए सुविधाएं प्राप्त होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धनराज जी, और महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी जो हैं वो दुबई के दौरे पर हैं, उनके साथ शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हैं, मौजूद हैं। वो भी अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में ये समिट उत्तराखंड के लोगों के लिए काफी अहम होने वाला है।
वहीं प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित 47वें सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के दूसरे दिन खेल प्रतियोगिताओं के उद्घाटन समारोह के मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल के साथ मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया है। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें देवभूमि की संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने से युवा अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, साथ ही वह खेलों में भागीदारी करने से निरोगी भी बनेंगे। वहीं उत्तराखंड में हिंदू आस्थाओं को लगातार ठेस पहुंचने का आरोप लग रहा है। नरेंद्र नगर में शारदीय नवरात्रों में सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का भव्य आयोजन किया गया है और मेला समिति द्वारा इस कार्यक्रम में सूफी गायक उस्ताद चांद अफजल कादरी के द्वारा सूफी गायकी की सुहानी शाम कार्यक्रम 21 अक्टूबर को तय है, जिसमें गजल का आयोजन किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद संगठन के लोगों ने कहा कि नवरात्रों में जहां भजन संध्या होनी थी, वहां गजलों का आयोजन किया जा रहा है, जो हिंदू धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर सूफी संत के द्वारा इस कार्यक्रम में गजल गायकी का कार्यक्रम किया गया तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही कुछ निजी होटलों द्वारा नवरात्रि पर टिहरी झील में मां गंगा पर बने फ्लोटिंग हट्स में अंडे एवं अन्य नॉनवेज बनाए जाने का आरोप लगाया है। आज जो हम यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय से दो मुद्दों को लेकर आए थे, जिसमें एक मुद्दा था जो टिहरी झील के ऊपर लीराय होटल द्वारा जो हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाकर अंडे बनाना, इस प्रकार की जो गतिविधियां वहां पर की जा रही थी, उसके खिलाफ हम यहाँ पर आए थे। ये हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को कि हिंदू आस्थाओं को ठेस न पहुंचाई जाए और मां गंगा के ऊपर इस प्रकार से अंडे और जो आमलेट वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं, वो ना परोसा जाए। क्योंकि पूर्व में भी लीराय होटल द्वारा झील में किचन का गंदा पानी और सीवर गंदा पानी डाला गया था, जिसमें उसकी जांच हुई थी, उनका चालान काटा था और उनको निर्देश दिए गए थे कि आप झील के ऊपर कोई भी किचन का संचालन नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी पुनः लीराय होटल संचालकों द्वारा उस पर किचन का संचालन किया गया और वहाँ पर जो है कि अंडे बनाए जा रहे हैं, जो कि हमारी हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुँच रही है। जिससे दूसरा मुद्दा क्या था नगर पालिका? दूसरा मुद्दा यह था कि हर वर्ष नरेंद्र नगर में माँ कुंजापुरी के नाम से पर्यटन एवं विकास मेला का आयोजन किया जाता है और शारदीय नवरात्रों में इसका आयोजन किया जाता है। और जहां इस मेले में भजन संध्याएं होनी चाहिए थी, माता के जगराते होने चाहिए थे, लेकिन वहां पर जो है कि मेला समिति द्वारा गजल का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदू आस्थाओं को ये ठेस पहुंचा रहा है यह आयोजन। और गजल आप देखेंगे तो जो है कि ये कोई आयोजन है इस समय जब नवरात्रे चल रहे हैं, जहाँ पर जयकारे होने चाहिए, जहाँ पर भजन संध्याएं होनी चाहिए, वहाँ पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे मेला समिति का जो निर्णय लिया गया है गजल आयोजन का। तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि ये गजल आयोजन का जो है कि इसको रद्द किया जाए, अन्यथा जो है कि हम इसमें जो है कि प्रदेश स्तर पर जो है कि आंदोलन करेंगे इसमें। आज हम डीएम साहब को दो मुद्दों को लेकर मिले थे, जिसमें एक हमारा विशेष था कि जहां मां सिद्धपीठ कुंजापुरी का मेला जो हर वर्ष लगता है, इस वर्ष भी लगा। तो इस वर्ष में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो सूफी और गज़ल गायक कव्वाली जो गाते हैं, इनको इस मेले में बुलाया गया जब नवरात्रि का जिस टाइम पे टाइम चल रहा है। और एक तरफ सरकार लव जिहाद को रोकने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। तो उसमें विश्व हिंदू परिषद विरोध कर रहा है और ये प्रदेश स्तर पर विरोध करेगा अगर इस कार्यक्रम को उन्होंने रद्द नहीं करवाया तो। और दूसरा विषय था कि जो गंगा माँ है, ये फ्लोटिंग हट जो झील में बने हैं, इनमें तामसिक भोजन का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें अंडे तले जा रहे हैं और किचन का गंदा पानी, इसके विरोध में आज का ये था। तो प्रदेश में चारधाम यात्रा हर वर्ष नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। चारधाम यात्रा के महत्वपूर्ण धामों में शामिल 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़कर सोमवार को नया कीर्तिमान कायम कर लिया है। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 17 लाख के पार पहुंच गई है। धाम के कपाट बंद होने में अभी 1 महीने का समय शेष है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच सकता है।
केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालु के दर्शनार्थ 25 अप्रैल को खुल गए थे। मौसम खराब होने के चलते मई के दूसरे सप्ताह से यात्रा ने रफ्तार पकड़ी है। बावजूद इसके अब तक यात्रा के 165 दिनों में 17 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शनों को देश विदेश से पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले वर्ष पूरी यात्रा के दौरान करीब 16 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए थे। केदारपुरी में हो रही बर्फबारी के दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर जिला प्रशासन एवं मंदिर समिति की ओर से विभिन्न स्थानों पर अलावा जलाए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। सोमवार की दोपहर तेज आंधी का तूफान के साथ हुई जमकर बारिश ने मौसम में पूरी तरह बदलाव कर दिया है। बारिश के बाद जहां ठंड का प्रकोप बढ़ गया, तो वहीं आंधी और तूफान से कई जगह पर पेड़ गिरने के साथ ही नेशनल हाईवे 309 पर यातायात भी बाधित हो गया है। रामनगर के पेरुमदारा के समीप नेशनल हाईवे पर बीच सड़क में एक पेड़ आंधी तूफान के चलते गिरने के कारण इस मार्ग के दोनों ओर यातायात बाधित हो गया है। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों व दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इस पेड़ को काटकर यातायात सुचारू करवाया। इसके अलावा काशीपुर रोड एवं भवानीगंज इलाके के साथ ही मोहान क्षेत्र में भी आंधी के चलते कई पेड़ विद्युत लाइनों पर गिर गए, जिससे नगर के अलावा कई क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। यार ये काशीपुर रोड पे हमारे करीब 7-8 पेड़ गिरे हैं। 33 लाइन पर पेड़ गिर गए हमारे पर, और मोहान जो फीडर पड़ता है मोहान रोड पे जाते हुए, वहाँ पर भी काफ़ी पेड़ गिरे हुए हैं। तो लगभग हमारे 3-4 पोल 11 kV के टूटे हैं, और 33 kV के भी हमारे एक पोल टूटा है, जो कि ठीक कर दिया गया है। 33 kV हमारी चालू हो गई हैं। अभी हमारी 11 kV टाउन में जो पेड़ गिरा हुआ है उसको काट के तब उसको देखा जाएगा, उसको चेक करके तब चालू किया जाएगा। भवानीगंज में भी पेड़ गिरे हुए हैं, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ हमारा, तो वो भी चालू किया जाएगा। अभी हमारा 33 चालू है बिजली घर पर, केवल 11 kV चालू नहीं है। तो वहीं उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। साथ ही जनपद के निचले इलाकों में कल रात्रि से बारिश होने का सिलसिला जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा और बर्फबारी फसलों के लिए काफी लाभदायक मानी जा रही है, और वहीं पहाड़ की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में वर्षा होने से जनपद में तमाम भारी गिरावट महसूस हो रही है और कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। यमुनोत्री व गंगोत्री धाम में तीर्थ यात्री यात्रा पर आए हैं। सीजन की पहली बर्फबारी देखकर 4 धाम यात्रा पर आए तीर्थ यात्री बर्फबारी का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। गंगा मैया, आज मौसम ने करवट बदली और नवरात्रि के दूसरे दिवस पर गंगोत्री में इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू, थोड़ी देर पहले बरसात शुरू हुई और अब लगातार यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है। और इसी प्रकार से अगर बर्फबारी रही तो देर रात तक यहाँ पर लगभग आधा से पड़ने की संभावना है। लगातार ऊंची पहाड़ियों में भी बर्फबारी जारी है और यहाँ पर ठंड का भी बहुत बड़ा प्रकोप बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इस बीच में भी काफ़ी श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पधार रहे हैं, माँ गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, माँ गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं। माँ गंगा जी सबको स्वस्थ रखे, आरोग्य रखे, सबकी यात्रा मंगलमय हो। जय माँ गंगा। बेमौसमी बारिश और तेज आंधी के चलते किसानों के खेतों में खड़े धान की फसल गिरी, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। यहां बता दें कि मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी में किसानों का धान नमी के चलते बाहर मंडी में सूख रहा था और कुछ धान ट्रैक्टर ट्रालियों में लदा हुआ था। वह सारा धान तेज बारिश के भेंट चढ़ गया। इस दौरान किसानों के चेहरे उतर गए हैं। आड़तियों का कहना है कि किसान धान बुआई को लेकर पैसा आड़तियों से लेकर जाता है, लेकिन इस भारी बरसात के चलते उसका मुख्य रहा धान पूरी तरीके से भीग चुका है। इसके चलते उसको भारी नुकसान हुआ है। ऊपर से बेमौसमी बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। पहली बरसात से किसान लोग हमारे पहली फसल में पिटे हुए थे, और इस बरसात से और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप ये देखो जब से धान की बुआई चालू हुई है तब से लगातार बरसातें चल रही हैं। उसके नुकसान की भरपाई पहले नहीं हो पाई थी, और अब फिर से बरसात पड़ गई है और आप देखो पीछे धान सब सूख रहे हैं, ये सब भीग रहे हैं और सभी में नुकसान ही नुकसान है। जो खेतों में धान खड़ा है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी आप नुकसान मानिए कि जैसे समय धान पे इसमें बूढ़ पड़ रहा है,
वो बोर जैसा आंधी आई हो, बरसात पड़ी है, वो झड़ रहा है, उसमें भी नुकसान है। कम से कम 15 से 20% मान के चलिए आप, पैदावार कम होने की आशंका है। जैसे सरकारी तोल यहाँ पर है तो किस तरीके की तोल हो पा रही है, या किसानों का जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा, क्या है? देखिए, सरकारी तोल का जो भाव है चल रहा, बाकी फिलहाल इस बार मंडी के भाव भी अच्छे हैं, तो किसान लोग अभी जाना नहीं चाह रहे वहाँ पर। अभी शायद पोर्टल भी चालू नहीं हुए यहाँ पर, जब पोर्टल चालू होंगे वो तब चालू होंगी सरकारी तोल। बाकी सरकारी तो कांटे लगे हैं तो शायद उस पर अभी ध्यान भी गया नहीं। इस समय हमें जो है ड्रॉपिंग बढ़ जाएगी चावल में, चावल में ड्रॉपिंग बढ़ जाएगी। जो खेतों में धान खड़ा हुआ है उनको नुकसान है इस समय। तो इस नुकसान का मुआवजा कौन देगा और किस तरीके से किसान अपनी भरपाई कर पाएगा? किसान की भरपाई करने का कोई चांस नहीं लग रहा है, ये सरकार तय करे किस तरह करना चाहिए ना। तो सब तक पूरी तरह सरकारी खरीद चालू नहीं हुई। जो मंडी में माल आ रहा है वो सूखा धान 2100 दिख रहा है, खाते लगे हुआ है यहाँ पर, लेकिन माल अभी तक खुला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी के काम से पूरा देहरादून शहर पटा पड़ा है। जगह जगह गड्ढे हैं और सड़कें खुदी हुई है, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में पुलिस के आगे बड़ी चुनौती है कि आखिर स्मार्ट सिटी के काम के दौरान यातायात व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित किया जाए। वही त्योहारी सीजन भी आ गया है। ऐसे में खरीदारी करने वालों की बाजारों में भीड़ अधिक उमड़ती है, जिससे जाम की स्थिति अधिक देखने को मिलती है। ऐसे में पुलिस के आगे बड़ी चुनौती होगी। इस पर एसपी ट्रैफिक सर्वेश पंवार ने क्या कहा कि ट्रैफिक पुलिस स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ मिलकर समन्वय स्थापित कर रही है और साथ ही त्योहारों को देखते हुए नया रूट प्लान भी जारी किया जाएगा। इसमें जैसे अभी स्मार्ट सिटी का काम भी अभी चल रहा है, जैसे सब लोग जानते ही हैं, रोड अभी जो है रोड का काम चल रहा है, तो उसमें फिर भी हम लोग आपस में एक सामान्य। लाल का आज फरीदाबाद और करनाल दौरा है, जहां पर फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम और करनाल में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम 2023 का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे, जहां पर एक तरफ फरीदाबाद और करनाल का दौरा है और इस दौरान आपको बता दें ग्रीवेंस कमेटी को लेकर ये बैठक है, इसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल द्वारा की जाएगी। तो ग्रीवेंस कमेटी की जब हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि सीएम मनोहर लाल द्वारा लोगों की समस्याएं सुनने का काम जो है वह किया जा रहा है और इसी कड़ी के अंदर आज ग्रीवेंस कमेटी की एक बैठक है और इसमें सीएम मनोहर लाल मौजूद रहेंगे और सीएम मनोहर लाल के साथ आपको बता दें कई सारी अधिकारी भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। अक्टूबर को यह यात्रा नारसन से 2 बजे निकाली जाएगी, जो रुड़की एसडीएम चौक पर समाप्त की जाएगी। आज भारी वर्षा के कारण किसानों को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए हमने उसको स्थगित कर दिया। अब हम 19 तारीख को 2 बजे गुरुकुल नारसन से प्रारंभ करेंगे और रुड़की में एसडीएम चौक के पीछे उसका समापन करेंगे। यात्रा रहेगी क्योंकि पहला चरण ऐसा, क्या लगता है कि किसान इसमें कितनी भीड़ होगी और हम रुड़की के बाद लक्सर के बाद भगवानपुर, फिर डोईवाला, हमने ये सब एरियाज, छिद्दरवाला, श्यामपुर, ये चयनित कर रखे। हम इन एरियाज में भी किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे और जब तक सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं करेगी तब तक ये किसान सम्मान यात्राएं निकलती रहेंगी और चुनाव के अंदर भी 2024 में हम इन बातों को, जिनको आज हम सवाल के रूप में सरकार के सामने रख रहे हैं, हम 2024 में इनके समाधान का वादा करेंगे और जो राज्य सरकार के करने के होंगे वो 2027 के चुनाव का हमारा चुनाव के वादे का हिस्सा होंगे। हम किसानों की बातों को आज उठा रहे हैं, कल यदि हम उसके समाधान की स्थिति में आएंगे तो हम अपने को समाधान के लिए वचनबद्ध कर देंगे। आप लगातार तक नहीं पहुंच पाती और उस पर कोई हल नहीं निकाल सकते। अहंकार में दृष्टिबाधिता भी हो जाती है, कानबाधिता भी शुरू हो जाती है और लोकतंत्र में अहंकार स्वीकार्य नहीं है। राम राज्य में भी स्वीकार्य नहीं था, रावण का अहंकार था और आज तो लोकतंत्र है, ये भी राम राज्य का दूसरा फॉर्म है। तो लोकतंत्र के अंदर भी
अहंकारी का सर नीचा। क्या इसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ सकता है? भाजपा को निश्चित तौर पर किसानों, नौजवानों, मजदूरों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों, छोटे छोटे व्यापारियों और आम गरीब जनता के, आम जन की उपेक्षा का, दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा का दंश झेलना पड़ेगा, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आए थे और आपके एक विधायक ने उनकी खूब तारीफ। माननीय विधायक का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा इससे इस क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ये उनकी अपेक्षा है, ये तारीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र चर्चा में आ गए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं वो आए, क्योंकि वो अपने चुनावी प्रचार के लिए आए, वो कहीं का भी चयन कर सकते थे। विधायक जी ने कहा, उन्होंने मेरे क्षेत्र का चयन किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बाकी जो राजनीतिक मुकाबला है उसको करने के लिए मैं तैयार हूँ। एक ड्रेस का भी आपने जिक्र किया है, प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ड्रेस शोकेसिंग करते हैं ना, रेगुलर ड्रेसेस पहन करके, एक दिन में 3-3 4-4 ड्रेसेस में आप उनको देखते हैं। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी की जो रोड शो है वो भी ड्रेस शोकेसिंग है? तो अच्छा लगता है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर कैसी अच्छी ड्रेसेस बनती है। एक स्मार्ट आदमी उसको पहन करके यदि सिंगापुर के रैंप पर और लंदन, सियोल यहाँ के रैंप पर दिखाई देता है तो हमको अच्छा लगेगा। तो अभी जो दामू जी विदेश जाने वाले हैं और जो दिसंबर में समिट होने वाली है, चर्चा करेंगे। मैं तो एक ही बात उनसे कहना चाहता हूँ, समिट ठीक है, करें, समिट करें, इस पर भी कर रहे हैं, सुना डिजास्टर में भी सबमिट कर रहे हैं, तो वो करें। मगर एक चीज़ देख लें कि जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट की बात कही थी, तब हरिद्वार के अंदर 350 यूनिटें बननी थी, छोटी बड़ी। अब जिस दिन से उन्होंने कहा है 25 यूनिटें और जुड़ गई हैं, ये संख्या 375 के करीब हो गई है। तो हमको नए नहीं, जो यहाँ लगे हुए हैं उनको पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेतन विसंगति और पदोन्नति के साथ 35 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों की सरकार के खिलाफ चमोली जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। लंबे समय से शिक्षक संघ अपनी 35 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति, वेतन विसंगति मुख्य मांगे हैं। सोमवार को शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोपेश्वर में पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि सरकार के खिलाफ लंबे समय से क्रमबद्ध तरीके से वह अपनी मांगे मनवाने के लिए वार्ता कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षक संघ क्रांति कार्यकारिणी के आह्वान पे हमारा 14 आंदोलन चल रहा है। और जैसे पूर्व में भी 27 सितंबर 2023 को हमने काली पट्टी बांध के विरोध किया था। 8 अक्टूबर 2023 को हमने देहरादून में एक विशाल रैली की थी, जिसमें 10,000 से ऊपर शिक्षक भाग लिए। और आज तृतीय चरण हमारा ये है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और जैसे अध्यक्ष ने तमाम मांगों के बारे में बताया, इसी क्रम में हमारी जो क्रांति कार्यकारिणी है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है क्रांति कार्यकारिणी, उनकी शासन से, मुख्यमंत्री से और मंत्री से वार्ता की संभावना है। और हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो हम आंदोलनरत है, दूसरी तरफ हम ये हमारे दिमाग में ये भी है कि अगर हमारी सरकार वार्ता करती है तो शायद हमारा आंदोलन आगे न बढ़े, अगर हमारी सारी मांगे मांगी जाती है। लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो क्रांति कार्यकारिणी के आह्वान पे हम निश्चित रूप से ये आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। और जिस प्रकार भी प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश होंगे, उस क्रम में जनपद कार्यकारिणी आगे उस निर्देशों का पालन करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के तत्वाधान में हम अपनी 35 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन हैं। और आपने देखा होगा, हमने छात्र हित के लिए भी ध्यान रखा। और जो 8 अक्टूबर को हम देहरादून गए थे, अवकाश के दिन गए, जिससे कि छात्रों की पढ़ाई बाधित हो। और आज जब हम यहाँ पे 16 अक्टूबर में पूरे उत्तराखंड के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में केवल और केवल निर्वाचित एवं मनोनीत पदाधिकारी ही शामिल हो गए। हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाली। हमारे राजनेताओं को पुरानी पेंशन मिल रही है, लेकिन कर्मचारियों के लिए बंद कर दी गई। हमारी मांग है कि हमें पदोन्नतियां नियमित समय पे की जाए,
आपने देखा होगा जनपद चमोली में तमाम विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं है, तमाम विद्यालयों में प्रवक्ताओं के पद खाली हैं, तमाम विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद खाली हैं और एक ही पद पे एक शिक्षक को 20-25 साल हो गए हैं। मैं स्वयं हूँ, 20 साल मुझे शिक्षा विभाग में हो गए हैं और एक ही पद पे सहायक अध्यापक अल्टी के पद पे ही कहा गया। तो ऐसे हमारे कई साथी हैं। इसके साथ साथ वेतन विसंगति का मामला है, चयन प्रोन्नत वेतनमान पे वेतन विधि नहीं मिली है। हमारे तमाम साथी ऐसे हैं कि जिनको अपने विद्यालय में वरिष्ठ होते हुए भी अपने कनिष्ठ से कम वेतन मिल रहा है। तो ये चीजें यातावकाश है, यातावकाश एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपने देखा होगा उच्च शिक्षा में यातावकाश मिल रहा है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में विद्यालय शिक्षा में यातावकाश बंद कर दिया गया है। ऐसे कई बिंदु हैं जिनके लिए हम लगातार आंदोलित है और हम चाहते हैं कि हमारे 35 सूत्रीय मांग पत्र पे हमारे विभाग, हमारे शासन प्रशासन सोचे, लेकिन साथ ही साथ हम छात्रों का भी किसी भी प्रकार से अहित नहीं सोचते। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।